3 मार्च साल 2021 जो आगरा का सेंट्रल जेल है, उस सेंट्रल जेल के बाहर एक शख्स खड़ा था। उम्र तकरीबन 43 साल के आसपास। उसके हाथ में 2 बैग थे और अपने पास रिहाई के कागज थे। अब वो बाहर खड़ा था, बड़ा ही भौचक्का बाहर की दुनिया देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पूरे 20 साल जेल में बिताने के बाद वो बाहर निकला था। जब जेल में गया था तो उसकी उम्र बस 23 साल थी। जो बाहर निकला तो उसकी उम्र है वो 43 साल हो चुकी थी। वो भौचक्का सा बाहर की दुनिया को देख रहा था, क्योंकि इन 20 सालों में बाहर की दुनिया पूर्णतया बदल चुकी थी। तभी एक मीडिया कर्मी की नजर है उस शख्स पर जाती है और वो उसे पूछ लेता है कि तुम यूं अकेले यूं क्यों खड़े हो, और फिर तुम जेल से छूट के बाहर आए हो तो तुम्हारा अपना कोई तुम्हें रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आया है। तब वो बताता है कि इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैंने मेरे माता को खोया, पिता को खोया, बड़े भाई साहब को खोया, छोटे भाई को भी खोया, और इन 20 सालों में मेरे पास रही है तो केवल तन्हा, अकेलापन और गरीबी के सिवाय कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मेरे को यहाँ तक लेने के लिए आ सके। पत्रकार ने फिर पूछ लिया, तो फिर 20 सालों तक तुम जेल में रहे तो ऐसा कौन सा अपराध किया था। उसने कहा कि मैं 20 साल तक ऐसे अपराध की सजा काट के आया हूं जिसका जो अपराध मैंने कभी किया ही नहीं था। मेरे ऊपर फर्जी बलात्कार और एट्रोसिटी का मुकदमा लगा दिया गया। मैं बलात्कार और फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे में 20 साल अंदर रहा, और पूरे 20 साल बाद कोर्ट ने मुझे कह दिया कि तुम निर्दोष हो, और मैं बाहर आ चुका हूँ। अब जो पत्रकार महोदय थे, जब उस जो शख्स था उससे बातचीत की तो पता चला कि इसका नाम जो है विष्णु तिवारी है। वो जो पत्रकार थे उन्होंने विष्णु तिवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया, आगरा में घुमाया, भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद इन 20 सालों में कितना बार की दुनिया बदल चुकी वो समझाने की कोशिश की। इसी बातों में उसने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि जो मेरा गांव है वहां के लिए मेरे को बस कहाँ से मिलेगी या फिर ट्रेन कहाँ से मिलेगी। उसने बताया कि मैंने तो जिंदगी में उम्मीद भी छोड़ ली थी कि कभी मैं जेल से बाहर भी निकलूंगा। उसने तो यहाँ तक मान लिया था कि यही मेरी नियति है, जो शायद आखिरी सांस तक मुझे यहीं रहना है। अचानक से उसके पास एक दिन शाम को खबर आती है कि तेरी रिहाई होने वाली है। तो उसने कहा कि मैंने मेरे जेल के जो बड़े साहब हैं उन्हें बताया भी था कि मेरी रिहाई होने वाली है, आप मेरे घर पे किसी को इत्तला करवा दीजिएगा। उनके जो बड़े साहब हैं उन्होंने उसके घर जो बड़े भाई थे उनको फोन किया। जब उनके भाई को फोन किया गया तो भाई ने परिवार की खस्ता हाल के बारे में बताया। उसके भाई के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई को लेने के लिए गांव से आगरा सेंट्रल जेल तक जाए। लेकिन विष्णु शर्मा वो बाहर निकले थे, उनके पास मौज 600 रुपए थे। विष्णु शर्मा जब जेल में थे तो कुकिंग का काम करते थे। अब वो वहाँ खाना बनाने का काम कर रहे थे, इसीलिए जेल के अंदर कुछ पैसे और कुछ टोकन मिलते थे, बस वो बचत थी। बाकी कुछ जेल कर्मियों ने उसकी मदद की थी। उसी मदद के आधार पर विष्णु शर्मा बाहर निकले थे। वो जो पत्रकार जिन्होंने विष्णु शर्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया, दिन भर घुमाया फिराया, वो शाम को ट्रेन में बिठा देते हैं। अब दरअसल ये जो मुकदमा होता है ये विष्णु शर्मा उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर जो इलाका, उस इलाके के अंदर एक गांव होता है, उस गांव का नाम होता है सिलवान। इस सिलवान के रहने वाले होते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद जब ट्रेन रात पर चलती है और अगले दिन सिलवान ट्रेन पहुंचती है, तब विष्णु शर्मा इस ट्रेन से बाहर उतरते हैं। 20 साल बाद अपनी धरती पर वो कदम रखते हैं, और जब 20 साल बाद जब धरती पर कदम रख रहे होते हैं और अपने घर की तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब उनके मन में बहुत सारे विचार उभर रहे होते हैं। रेलवे स्टेशन की स्पीड में उनका भाई उन्हें आवाज देता है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने भाई को देखते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। उसके बाद जो विष्णु शर्मा है वो भाव विभोर हो जाते हैं। उनके भाई भी अपने भाई को पूरे 20 साल बाद देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और खूब रोते हैं। खूब रोने के बाद विष्णु शर्मा हैं वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि विष्णु शर्मा जो है वो पत्रकार महोदय ने बात कर ली थी तो ये कहानी है वो दुनिया के सामने आती है। अब दरअसल होता ये है कि विष्णु शर्मा हैं, उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाता है। साल 2016 सितंबर इनका जो गांव है सिलवान, इसी गांव की एक शादीशुदा युवती मुकदमा दर्ज करवा लेती है। अब विष्णु शर्मा स्वयं पत्रकार को बताते हैं कि वो मुकदमा जो दर्ज होता है वो ऐसे होता है कि वो बताती हैं कि 16 तारीख को 16 सितंबर साल 2000 को दोपहर का वक्त था और मैं अपने खेत पर जा रही थी।
इसी दरमियान ये विष्णु शर्मा मेरे पास आए, और मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, और फिर छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने मेरा बलात्कार कर दिया और बाकायदा मेरे को डराया, धमकाया और बता दिया कि ये जो बलात्कार मैंने तुम्हारे साथ किया है, अगर तुमने मुंह खोल दिया और किसी को बता दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम हो ही क्या, तुम नीची जाति के हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। इस प्रकार से मेरे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मुझे नीची जाति के होने की वजह से मेरा बलात्कार कर लिया गया। अब 16 तारीख को ये बलात्कार हुआ। वो लड़की है, कभी डरी रही, सहमी रही। 17 तारीख को भी डरी सहमी रही। 18 तारीख बीत गई, तब भी वो डरी सहमी ही रही। इस दरमियान अब चूंकि वो शादीशुदा थी तो अपने ससुराल चली गई, और ससुराल जाने के बाद 19 तारीख को उसको शायद हिम्मत आई तो वो अपने ससुराल पक्ष और अपने पीर पक्ष वालों के साथ मिल करके 19 सितंबर को एक थाने में ये मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। अब जब थाने में ये मुकदमा दर्ज होता है, तब चूंकि एट्रोसिटी का मुकदमा था और बलात्कार का केस था, तो पुलिस है वो विष्णु शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद विष्णु शर्मा को अदालत में पेश किया जाता है और ये मुकदमा है वो चलता रहता है। 3 साल बाद इस मुकदमे का जो लोअर कोर्ट है वो फैसला सुनाता है, और वो फैसला ये आता है, जो ललितपुर की जिला अदालत है वो फैसला सुनाती है कि विष्णु शर्मा है वो बलात्कार के दोषी हैं। एट्रोसिटी एक्ट का भी वो कानून पे लागू था, तो लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब जो विष्णु शर्मा है उसके परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विष्णु शर्मा की जो परिवार की हालत है पहले से भी खस्ता हाल थी, बेहद ही गरीब परिवार था। इनके पास केवल 8 एकड़ जमीन थी। इसी 8 एकड़ जमीन पर विष्णु शर्मा के माता पिता पल रहे थे और विष्णु शर्मा के 4 भाई पल रहे थे। अब विष्णु शर्मा जब इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई तो ललितपुर की जेल से इन्हें जो आगरा की सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर लिया जाता है। अब जो घर के सदस्य हैं वो सोचते हैं कि हमारा विष्णु है, उसे हर हाल में बचाना है क्योंकि उसने वो अपराध किया ही नहीं था। तो वो परिवार है जो अपने बेटे को बचाने के लिए वकील की फीस देना, अदालत के चक्कर काटना अक्सर वो चल रहा था। खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन जो परिवार है उसकी माली हालत पहले से ठीक नहीं थी। इसलिए जो इनकी जो 8 एकड़ जमीन थी, विष्णु शर्मा को बचाने के चक्कर में 7 एकड़ जमीन बिक गई थी। परिवार पहले से भी खस्ता हाल, उस दरमियान है उसकी 7 एकड़ जमीन बिक गई। अब बदकिस्मती देखिए विष्णु शर्मा की कि जब वो जेल में थे तब साल 2013 में सबसे पहले उनके पिता का स्वर्गवास होता है। उन तक खबर पहुंचती है, लेकिन उन्हें है वो अंतिम संस्कार तक में शामिल होने नहीं दिया जाता है। अगले साल 2014 में उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, तब भी उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाता है। बदकिस्मती देखिए मानो उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और मौत का सिलसिला ही शुरू हो चुका था। उसके कुछ समय बाद जो उनके बड़े भाई थे उनके हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। पुनः विष्णु शर्मा तक खबर पहुंचती है, लेकिन वही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उन्हें रिहा नहीं होने दिया जाता है। उसके कुछ समय बाद उनके एक और छोटे भाई होते, उनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, लेकिन पुनः विष्णु शर्मा है वो बाहर नहीं आ पाते। इधर विष्णु शर्मा हैं वो लंबे समय से जेल में थे, तो उन्हें लगा कि अब मानो यही मेरी नियति है, बाकी का जो जीवन है मेरा जेल में ही बीतेगा। विष्णु शर्मा जब जेल में थे तो बहुत सारे कैदियों को जेल में काम दे दिया जाता है, तो लिहाजा विष्णु शर्मा को भी एक काम मिला, और ये काम था कुकिंग का। अब वो जेल में तकरीबन 18 से 19 साल तक जेल में कैदियों के लिए खाना बनाने का ही काम किया करते थे। उस दरमियान उन्हें टोकन मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे, और वो टोकन और पैसे अपनी जरूरतों के अनुसार वो जेल में कुछ तो खर्च कर लिया करते थे, और थोड़ी बहुत उनके पास बचत होती थी। समय बीतता चला गया। इधर 10 साल बीत गए थे। 10 साल बीतने के बाद जो प्रयागराज का जो कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में विष्णु शर्मा की फाइल सामने आई। तब इसके ऊपर है जो संज्ञान लेने की कोशिश की गई। उसमें ये बताया गया कि विष्णु शर्मा जो है उनके खिलाफ अब तक कोई खास ठोस सबूत पेश हुए नहीं है। न विष्णु शर्मा का व्यक्तिगत बैकग्राउंड देखे तो ये किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं है, तो लिहाजा या तो इनके केस को जरा जल्दी निपटारा जाए, या फिर विष्णु शर्मा जो है उन्हें बरी कर लिया जाए। ये विष्णु शर्मा जब 10 साल तक जेल में रहे उसके बाद ऐसा हुआ था, लेकिन फिर इस केस को एक बार फिर से चला दिया गया। अब पुनः 10 साल और बीत गए, यानी 10 + 10 पूरे 20 साल तक विष्णु शर्मा है वो जेल में रहे। और उसके बाद ये मामला आ गया साल 2021 में, और साल 2021 में जब वो अदालत है प्रयागराज का हाई कोर्ट है, उसने इस फैसले का
जब सुनाया तो बाकायदा बताया कि बड़ी बदकिस्मती है कि किसी इंसान को इस तरीके से निर्दोष तरीके से फंसना नहीं चाहिए। अब इस केस में था ऐसा कि कुल 6 गवाह पेश किए गए थे। 6 के 6 जो गवाह थे उन गवाहों के बयान हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। दूसरा ये कि उस समय साल 2000 में जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि जो पीड़ित पक्ष है जिसने बताया कि मेरा बलात्कार हुआ है उनका बलात्कार हुआ हो, और न ही उनके शरीर पे ऐसे कोई चोट के निशान पाए गए थे। तो लिहाजा है वो विष्णु शर्मा को बरी कर लिया जाए, उन्हें रिहा कर लिया जाए। अब विष्णु शर्मा हैं वो 20 साल बाद जेल से बाहर निकल गए। बदकिस्मती देखिए, जब वो जेल गए तो उनकी उम्र महज 23 साल थी और वो बाहर आए तो उनकी उम्र 43 साल थी। उन्होंने उस 43 साल में अपना परिवार खो दिया, 7 एकड़ जमीन खो दी। अब वो 20 साल जेल में नहीं रहते तो उनका विवाह हो जाता, उनके सामाजिक जीवन की भी शुरुआत हो जाती, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब जब विष्णु शर्मा बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है आप निर्दोष थे, बाहर आ गए, लेकिन आखिर हुआ क्या था, कौन से मुकदमे आप अंदर गए? तब उन्होंने बताया कि जो मेरी जो जमीन है उस जमीन को लेकर के जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था फर्जी, उसके और हमारे परिवार के बीच में उस जमीन को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था, और जो विष्णु शर्मा हैं वो बड़े मुखर थे कि वो जमीन उन्हें नहीं दी जाए, जबकि जो पीड़ित पक्ष है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था वो चाहता था कि जमीन है उसके नाम हो जाए। अब बस इसी मुकदमे के तहत जो लड़की जिसने आरोप लगाया उसके घर वाले हैं, उनका वहां का जो एक लोकल पुलिस वाला था उनके साथ पहचान थी। इसी पहचान का फायदा उठा करके इन्होंने फर्जी तरीके से ये बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया, और जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उसने भी सही ढंग से तफ्तीश नहीं की। और फिर महज 3 साल के अंदर जो निचली अदालत ने फैसला आया वहां पे भी शायद इस रिपोर्ट्स को ढंग से नहीं देखा गया, क्योंकि साल 2000 में डॉक्टर ने लिख दिया था कि इस लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है। तो बावजूद उसके है जो 20 साल विष्णु शर्मा जेल में रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब 20 साल बाद विष्णु शर्मा जब बाहर आए तो उनके साथ हुआ क्या? तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने अपने स्तर पर इस मैटर का है जो प्रसंज्ञान लिया। उन्होंने जगह जगह कोशिश की कि भाई जो विष्णु शर्मा हैं उन्हें मुआवजा मिले, वो अपने जीवन का कम से कम पुनर्वास करें, और अपने जो अधिकारी हैं जो इस मामले में पूर्ण तरह से लापरवाह थे उन्होंने सही ढंग से तफ्तीश नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। विष्णु शर्मा है, उनके पास बहुत सारे नेता है, बहुत सारे अधिकारीगण है, इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, उनके पुनर्वास की बातें की, उनको मुआवजा देने की बातें की, लेकिन फाइनली बात वही हुई कि विष्णु शर्मा के पास कुछ भी नहीं थे। वही जेल से निकलते वक्त जो 600 रुपए थे वही ही थे। उसके अलावा एक बीजेपी के नेता जिनका नाम कपिल मिश्रा बताया जाता है, वो भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने बाकायदा डिमांड भी की कि विष्णु शर्मा को कम से कम 5 से 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई की जाए, और कोई भी भविष्य में इस प्रकार का फर्जी मुकदमा दर्ज न करे, कोई निर्दोष फंस न जाए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो वर्तमान जो हमने विष्णु शर्मा के बारे में इंटरनेट पर उनकी जानने की कोशिश की गई तो बात यह है कि विष्णु शर्मा रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चला करके ही अपने जीवन है वो बिता रहे हैं। अब देखिए, हमने जब ये एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा और बलात्कार का मुकदमा उसके बारे में हम इंटरनेट पर और जब खोज रहे थे तो हमें पता चला कि देश के अंदर जो फर्जी SC/ST के मुकदमे जो दर्ज होते हैं उनका जो प्रतिशत है कम से कम 9 से 10% है। अब साल 2002 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की माने तो SC और ST के जो मुकदमे हैं वो 14% फर्जी दर्ज हुए थे। अब राज्यों के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान में 40% के आसपास मुकदमे हैं वो फर्जी पाए गए। मध्य प्रदेश है उसके अंदर 75% के आसपास मुकदमे हैं वो फर्जी पाए गए, और बिहार के मुजफ्फरपुर जो जिला है उसके अंदर तो 87% मुकदमे फर्जी पाए गए। ऐसा हमने जब इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश की गई तो ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए। ये आलम है हमारे देश में कानून का मिसयूज करने वालों का, और किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति जेल में फंस जाते हैं और गरीब को कैसे न्याय मिलता है। ये जो कहानी है उससे आपको पता चलता होगा। ये जो विष्णु शर्मा का जो केस है, इस केस के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक इस कहानी को देख और सुन ही लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें प्रोत्साहन जरूर मिलता है कि हम बेहतर से बेहतर इसी प्रकार की कर्म की कहानी आप तक लेके आते रहे। यदि आप जो कहानी हमने आप सुनाई है, इस कहानी के पीछे हमारा मकसद किसी को दुखी अपमानित करना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि समाज में शिक्षा फैले और जागरूकता फैले। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।